हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और टीजीटी पीटी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ कराऊंगी। और बाकी प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रही हूँ वो चलता रहेगा। और जिन लोगों ने पहले की हिस्ट्री और सिविक्स की वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें प्ले लिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। किसी भी बारे में जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बर्नियर कल हमने इससे पहले का टॉपिक पढ़ लिया था, आज हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। ठीक है, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये यात्री कब आए थे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे इब्न बतूता था तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मैंने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, अनूठेपन के कारण प्रभावित उत्सुक का, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। ठीक है, और उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके वह ऐसे निर्णय ले सके जिसे वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ, अभी आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्रंथ था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृतांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। ठीक है, विपरीतता के जो है नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। यानी वो हमेशा यूरोप से भारत की तुलना करता रहा और उसके प्रतिलोम के रूप में उसको दिखाने की कोशिश की। ठीक है, फिर यूरोप का विकसित, जैसा कुछ जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं, मतलब यूरोप विकसित अवस्था में था ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं और रहा भी होगा। उसने जो भिन्नताएं महसूस की, तो उसने जो यहाँ और वहां में भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया का निम्न कोटि का प्रतीत हो। तो उसने यह श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की यूरोप को, और जिससे कि पश्चिमी दुनिया में क्या हो कि भारत को निम्न कोटि का उसने दर्शाने की कोशिश की, इस तरीके से तुलना कर करके। ठीक है, भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था। उसने ये सोचा कि सम्राट पूरी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज में के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृतांतों में यह चीजें मिलती थी। ठीक है, व्यापक गरीबी। पेल्सट नामक एक डच यात्री, क्या नाम था आपको, ये इन सब चीजों पे ही पॉइंट पे ध्यान रखना है। पेल्सट नामक यात्री था और कहाँ का था ये, डच। तो डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोगों में व्यापक गरीबी थी और उसे देखकर वो भी आश्चर्यचकित था। लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। उसने ये चीज कही कि इनका जो जीवन है उनको मतलब नितांत अभाव, कि हर चीज का इन्हें अभाव है
और उनके अभाव के घर और कठोर कष्ट और दुर्भाग्य के आवास, यानी आवास भी उन्हें उपलब्ध नहीं था। राज्य को इसने वर्णित किया इस चीज को। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। तो कृषकों को भी इतना ज्यादा, किसानों को भी इतना अधिक उन्हें लगान लिया जाता था, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता था, और वो इतनी मेहनत करते उसके बावजूद भी वो भी पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। ठीक है। तो राजकीय भूमि स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। और भूस्वामित्व के कारण, जैसा कि ये बताता है कि सम्राट भूस्वामित्व का भूस्वामी होता था, तो वह अपने बच्चों को भी भूमि नहीं दे सकते थे अपनी इच्छा से, इसलिए उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और बढ़ते दूरगामी निवेश के परिणाम के प्रति उदासीन हो जाते थे। इस प्रकार निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका और भूमि के रखरखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ कि जो भूधारक वर्ग के उदय के इनको रोका और भूमि के रखरखाव के प्रति बेहतरी जो सजग रहते थे, इसी के चलते क्या हुआ, कृषि का समान रूप से विनाश होना शुरू हो गया और किसानों को असीम उत्पीड़न झेलना पड़ता था। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति इससे उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। जो शासक वर्ग था वह तो ठीक था, बाकी जो वो शोषण करता था, और इस तरीके से उनका विनाश जो है शुरू हो गया। ठीक है। गरीब किसान के बारे में बर्नियर ने लिखा है। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक उदाहरण दिया हुआ है, हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। ठीक है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं, क्योंकि वो इतना अधिक दुर्व्यवहार उनके साथ करते थे कि इस वजह से वो कई बार अपनी जान दे देते थे। गरीब लोग और इतना उत्पीड़न करते थे कि बेचारे अपने आप मर जाते थे वो, जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते थे। जो उनके स्वामी होते थे इतना अधिक मांग करते थे उनसे कि वो इतना पूरा कर नहीं पाते थे, बेचारे वो असमर्थ होते थे, तो फिर वो उनकी जान चली जाती थी और या जान दे देते थे। उन्हें न केवल जीवन निर्वहन यानी जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता था, जो उनके निर्वाह के साधन थे, जीविका के साधन थे, उनसे भी उन्हें वंचित कर दिया जाता था, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता था, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता था। तो देखिए, वो कहता है बर्नियर के, जो उनके बच्चे होते थे उसको भी वो लोग दास बनाकर ले जाते थे, और जिससे उनके वो बिना बेचारे बच्चों के रह जाते थे। तो कितना ज्यादा उत्पीड़न किया जाता था हर तरीके से। इस प्रकार ऐसा होता है कि अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि किसान बेचारे इतनी उत्पीड़न झेलते झेलते गांव छोड़कर चले जाते थे। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज में संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था, और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है। तो उसका ये कारण था। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता था, यह प्रश्न है। और इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह में वर्णित करता है। क्या वर्णित करता है? दरिद्र लोगों के बीच जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बनाया जाता है। जो कि एक बहुत अमीर और जो शक्तिशाली शासक वर्ग होता है, जो कि शासन करता है, उनके द्वारा क्या हो जाता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, उनके द्वारा शासक वर्ग जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और उनके द्वारा क्या होता है कि लोगों को, जो ज्यादा लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको उनके ऊपर शासन, उनको अधीन बनाया जाता है अपने।
ठीक है। गरीबी में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र की भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि क्या कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। ठीक है, क्या कहता है कि भारत में मध्य स्थिति के लोग यानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ऐसे बहुत अमीर और बहुत गरीब, कुछ वर्ग था जो शासक वर्ग था, बहुत अमीर था, और कुछ ऐसे वर्ग थे जो बहुत ही गरीब थे। ज्यादा से ज्यादा वर्ग गरीब था, और कुछ जो इसमें दिया है कि देखिए अल्पसंख्यक का मतलब कि जिनकी संख्या कम थी, तो वो तो शासक वर्ग था, और वो क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शासन करता था। तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो मध्य के लोग होते हो। ठीक है। और ये देखिए 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दिशा प्रदान की। और ये देखिए चित्र है एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेन मेन पॉइंट आपको थोड़ा कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। यह वह बताता है। और इसका एकमात्र ही कारण था कि राजकीय भूस्वामित्व। इसका क्या मतलब था कि जो राज्य होता था, उसका स्वामी जो होता था वो किसानों पर पूरा स्वामित्व रखता था, उनके भूमि पर। आश्चर्य की बात यह है कि एक सी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल, ठीक है, क्या नाम है इसका, अबुल फजल, भूमि राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। तो ये अबुल फजल जो था ये क्या बताता है, राजत्व का पारिश्रमिक यह बताता है। ठीक है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के बदले की मांग की जाती थी। यानी जो राजा होता था वह यह मांग करता था कि अगर हमें तुम इतना पारिश्रमिक दोगे, हम हमें मतलब इतना धन दोगे, इतना हमें अनाज दोगे, और इस तरीके से हमें इतने लगान दोगे, तो हम तुम्हारा इसके बदले हम जो तुम्हारी देखभाल करते हैं और सुरक्षा देने का वादा करते हैं, तुम्हारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसके प्रति तुम्हें इतना हमें लगान देना होगा। तो इस वजह से क्या होता था कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, और गरीब आदमी बेचारा अपनी गरीबी में ही जीता रहता था। किसी तरीके से जो अनाज पैदा करता था वही अच्छी तरीके से नहीं खा पाता था, और ये ऐसी स्थिति थी। ठीक है, यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे। ये लगान मानते थे इसको, क्योंकि भूमि स्वामित्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में न तो यह लगान था और न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। तो इसको लगान नहीं मानते थे यूरोपीय। यूरोपी तो लगान मानते थे, लेकिन असल मामले में ये कहा गया है कि यह नहीं लगान था और ना ही भूमि कर था, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी जो उपज होती थी उस हिसाब से वो कर लगाते थे, जितना ज्यादा उपज हुई उसी के अनुसार उस पर टैक्स लगा देते थे। इससे और नुकसान होता था कि वो अधिक अगर उपजाते हैं, या तो फिर एक लगान फिक्स होती कि हमें इतना लेना है, आप चाहे जितना उपजाओ। लेकिन अगर वो अधिक उपजाते हैं तो उनको ज्यादा कर लिया जाता था। इस चक्कर में वो फिर बहुत मेहनत भी बेचारे नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको फिर बचता उतना ही था। ठीक है, यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपी शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उसके राज्य इस प्रकार अच्छी तरीके से जुटे और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं, और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थलों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वो उनके विषय में मैंने वर्णन किया है। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे, तथा विनाश की स्थिति उनके जीर्णोद्धार को किसी की चिंता नहीं। व्यक्त टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत जैसा पहले ही मैंने बताया है। तो ये तुलना करता रहता है, और यह चाहता है कि वहां के अगर लोग इस तरीके से अपनाते हैं तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे बर्नियर के जो विवरण है 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों ने प्रभावित किया। पश्चिमी विचारकों को, जो पश्चिमी विचारक थे,
और फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। फ्रांसीसी दार्शनिक जो था मॉन्टेस्क्यू, जब अब उसमें आपने पढ़ाई है सिविक्स में, का वृत्तांत प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को प्रकाशित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्यता पूर्व और में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के बारे में आपने सिविक्स में पढ़ा है। कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष बताता है कि वर्ग संघर्ष का शासक और शोषी को दो ही वर्ग होते हैं। तो इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के विकास के रूप में आगे बढ़ाया। उसने तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेश से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य होता था। इसमें से एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ, ये कहता है कि एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से, मतलब बड़ी संख्या में स्वायत्त और तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राज के दरबार का नियंत्रण होता था, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था, यह निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे, दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन जिनके पास भूमि भी नहीं थी, बिल्कुल श्रमिक, ठीक है, भूमि विहीन श्रमिक, और इन्हें बालाहार कहा जाता था। इन दोनों, जो अस्पृश्य और भूमिहीन श्रमिक, ठीक है, के बीच बड़ा किसान था। जो किराए, तो ये जो भूमिहीन होते थे श्रमिक और ये अस्पृश्य जो होते थे, जिन्हें छूना भी पाप समझा जाता था, और के किराए के श्रम का प्रयोग करता था, माल उत्पादन में संलग्न रहता था। इनके बीच जो था ये किसान था, इन दोनों के बीच क्या था, किसान था। अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वाह, मतलब ऐसे छोटे किसान भी थे जो थोड़ा बहुत ही उत्पादन कर पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज को निरंकुश रूप देने की तमन्ना स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वो कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादन को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। जो शिल्पकार थे उनको अपने जो उनके उत्पाद थे उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करवाया जाता था, कोई भी प्रयास नहीं किया जाता था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जो मुनाफा मिलता था उसका अधिग्रहण कौन करता था, राज्य कर लेता था। इसलिए उत्पादन हर जगह, उत्पादन की समस्या थी और वह उसका पतन होता था। साथ ही यह भी मानता है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, पूरे विश्व से जो है आती थी बहुमूल्य धातुएं, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। जो उत्पाद होते थे उनका निर्यात किससे होता था, चांदी और सोने के साथ। तो बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं जो भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का जो निर्यात है सोने और चांदी के बदले होता था, और वही एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, सोने का चम्मच जिसमें पन्ने में माणिक जड़े हुए हैं, मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण है। ये क्या है, एक सोने की चम्मच है, देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या का अनुपात से अधिक थे। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। इतने जनसंख्या के बावजूद भी अनुपात से अधिक था, यूरोप की जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में अधिक थी, लेकिन फिर भी वह क्या करता था, शिविर नगर। शिविर नगर का मतलब यह है कि शिविर में कम लोग होते हैं लेकिन ज्यादा जनसंख्या थी, उसके बावजूद भी बर्नियर ऐसा कहता था, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतन हो जाते थे, ठीक है।
थोड़ा सा ये देख लेते हैं। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा क्या कहा जाता था, जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला भी कहा जाता था। एक कक्ष में कशीदाकार, ठीक है, एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं। कशीदाकार, शिल्पकार, ठीक है, ये चीजें नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्यस्तता से कार्यरत है। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार को, चौथे में प्रलाच्छा रस का रोगन लगाने वाले को, पांचवें में बढ़ई और खरादी, दर्जी, जूते बनाने वाले, छठे में रेशम जरी का जो काम करते थे, मलमल का, जरी का, इन सब चीजों का, रेशम का, और इसे बुनकर, इन्हें बुनकर भी कहा जाता था। शिल्पकार अपने कारखानों में हर सुबह आते हैं जहां वे पूरे दिन रात कार्य करते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता था, डेली काम करने जाते हैं और शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिसमें वो करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। तो उन स्थितियों के बारे में उतनी सामाजिक जागरूकता नहीं थी जिसके बारे में वह सोच सके कि उन्हें और भी कुछ करना है, तो वह इतना सोच नहीं पाते थे और उन स्थितियों में सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। ठीक है, जिनमें वह पैदा हुआ था उसी स्थिति को अपना वो रूटीन में अपना अपनाते थे। ठीक है, भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था। पश्चिमी भारत जो था वहां पे उनको महाजन कहा जाता था, ऐसे समूहों को, और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था जिसे नगर सेठ कहा जाता था। ठीक है, अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक होते थे जिन्हें हकीम या वैद्य कहा जाता था पहले, और अध्यापक जिन्हें पंडित जी या मुल्ला या पंडित जी कहा जाता, तो अध्यापक होते थे। अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वस्तुविद, संगीतकार, सुलेखक, ये आपको थोड़ा सा पॉइंट है ध्यान रखना है कि किसको किसको क्या कहा जाता था। ठीक है, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहां कई राजकीय प्रशय पर आश्रित थे, कई अन्य संरचकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। तो आम लोग जो भीड़ भाड़ वाले जगहें थी, उनमें बाजार थे, उनमें क्या करते थे, आम लोगों की सेवा द्वारा ये इनका जीवन यापन चलता था कि आम लोग जो होते थे वो इनकी सेवा करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है मेन मेन पॉइंट पे थोड़ा सा आपको एक नजर देखना है और आप अपनी बुक्स पढ़ते रहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के बस वीडियो देख लिया करिए। उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा सा समझ आपकी विकसित होगी और उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।